Dear students and all my dear viewers, today the video what I am going to present before you is related to one of the most important topic of ICSE geography, and the topic is the transport. Actually this video is the continuation of transport. First video on transport I have already given to you. This is the continuation part. In the first video we have discussed about road transport and importance of transport and so many things. How many types of roads are there? So everything I have described here, that is very significant. Particularly in this video, I will describe another three modes of transport, that is railways, waterways and airways. इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में, और साथ में कंपेयर भी करेंगे एक दूसरे के साथ। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन जो कोई व्यक्ति इस वीडियो को पहले देखेगा, इसके लिए मेरा एडवाइस यही है कि दैट पर्सन मस्ट गो टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट से बहुत सारी चीज़ को क्लियर होगा, क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। दोनों को मिलाकर ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, और तभी 10 आउट ऑफ 10 नंबर स्टूडेंट इस चैप्टर से ले पाएगा। मैं आज जो वीडियो दे रहा हूँ, इसमें बेसिकली उन टॉपिक्स के सिर्फ मेन पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। सो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है ये, इसीलिए इसको अच्छी तरह याद रखना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो यहाँ पर हम चलेंगे, रेलवे को स्टार्ट करते हैं। रेलवे के पहले स्टार्ट करते हैं। रेलवे क्या चीज़ है? रेलवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसका जाल हमारे देश में पूरी तरह से फैला हुआ है। रेलवे के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेलवे में 3 टाइप ऑफ गॉजेज़ होते हैं, माने 3 तरह की लाइंस होती हैं। गॉजेज़ का मतलब यहाँ पर लाइंस, जो 2 पटरियाँ होती है रेलवे की, उसके बीच की जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। तो एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, और तीसरा होता है नैरो गॉज। यानी ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज, ये 3 तरह के गॉजेज़ होते हैं अलग अलग जगह पर। जो ब्रॉड गॉज है उसका जो डिस्टेंस है 2 ट्रैक के बीच में होता है 1.676 मीटर। ब्रॉड गॉज में क्या होता है, 1.676 मीटर का डिस्टेंस होता है दोनों लाइन के बीच में। जो मीटर गॉज है उसमें तो साफ साफ है कि 1 मीटर का होगा, ये तो 1 मीटर का होता है। और तीसरा होता है नैरो गॉज, जो होता है 0.762 मीटर का, दोनों के बीच में गैप होता है। तो आमतौर पर ब्रॉड गॉज जो है बड़े बड़े शहरों में या लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मीटर गॉज आमतौर पर यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स के ग्रामीण एरिया में इसका यूज़ किया गया था पहले, अभी तो भी ख़त्म हो गया। और नैरो गॉज जो है वो आमतौर पर हिली एरियाज़ में होता है। तो ये तो 3 टाइप का डिविजन्स है यहाँ पर। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रेलवे का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, रेलवे का एडवांटेज हमारे लिए क्या है, रेलवे का डिसएडवांटेज हमारे लिए क्या है, सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस यानी इसका एडवांटेज। तो पहला देखते हैं कि रेलवे एक तरह से ये काम करता है, इट वर्क्स एज ए प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ख़ासतौर पर फ्राइट के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी। पैसेंजर्स को भी एक जगह से जगह जाने के लिए भी, और फ्राइट के लिए, फ्राइट मतलब वज़न ढोने के लिए, कोई बोझा ढोने के लिए, सामान कैरी करने के लिए भी इसका ये एक बहुत ही मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि ये ख़ासतौर पर देश के एक कोने से लेकर देश के दूसरे कोने तक को जोड़ता है। यानी एक कोना से आदमी दूसरा कोने तक अगर जाना चाहे तो रेलवे के थ्रू बहुत ही इजीली जा सकता है। इस तरह से देखें तो रेलवे एक तरह से लोगों को यूनाइट करता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और तीसरा ये कह सकते हैं कि रेलवे इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बड़ा सस्ता होता है। ख़ासतौर पर जब हम कोई बड़ा यानी सामान ले जाते हैं, बल्कि मटेरियल्स ले जाते हैं, ख़ासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें हम ले जाते हैं, तो ये बहुत सस्ते दामों पर पहुंच जाता है। इसको अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट या अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहुंचाएं तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। और चौथा एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें एडवांटेज के रूप में, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लॉट्स ऑफ पर्सन्स। बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी करता है। तो इसका मेन ये 4 एडवांटेज हमने कहा, क्या सब? प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट,
फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स। दूसरा हमने कहा कि इट कनेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तीसरा हमने कहा इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली फॉर कैरिंग बल्की मटेरियल्स। और चौथा हमने कहा इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये 4 इसका एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका रेलवे लाइन जब आपको लगाना होता है तो इसमें बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट का दरकार पड़ता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग। दूसरा अगर हम लोग कहें तो रेलवे का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। जैसे रोड में होता है दरवाजे दरवाजे तक जाता है, ये प्रोवाइड नहीं करता। और तीसरा है कि इसको हर जगह पर कंस्ट्रक्ट किया भी नहीं जा सकता। जैसे कोई आदमी हिली एरियाज में जाएगा तो वहाँ पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन बहुत ही मुश्किल है, या ये कह लें कि ये नामुमकिन है। क्यों है ये भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह से भी आता है कि वाई द हिमालयन रीजन्स हैज़ लो डेंसिटी ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज़। हिमालयन रीजन में लो डेंसिटी ऑफ ये है मतलब रेलवे नेटवर्क है, और गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं बनाती है उधर, इसका क्या कारण है, क्या परेशानी होती है, क्या कोई दुश्मनी है उधर से? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी वहाँ के लोगों से नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रेलवे हिमालयन रीजन में होता है, ज़रा देखते हैं। पहला रीज़न ये है कि पहला कारण ये है कि हिमालयन रीजन्स में रेलवे नेटवर्क कम होने का सबसे पहला कारण है कि वहाँ का जो यानी माउंटेन का या हिल्स का जो हाइट है वो बहुत ही यानी अनडिफाइंड है। मतलब कहीं पर बहुत नीचे हो जा रहा है, कहीं बहुत ऊंचा हो जा रहा है। तो जिसकी वजह से रेलवे अगर बनेगा तो वहाँ पर तो डेली एक्सीडेंट होगी। द रग टेरिन हिल्स एंड वैली टोपोग्राफी वहाँ का जो है वो इतना यानी अप एंड डाउन है कि वहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। दूसरा यह है कुछ एरिया में पॉपुलेशन भी काफ़ी स्पार्स है, कम पॉपुलेशन की वजह से भी वहाँ पर जहाँ रेलवे का दरकार नहीं पड़ता है। और तीसरा है कि इकोनॉमी इज़ इन ए बैकवर्ड स्टेट। वहाँ का जो कंडीशन है इकोनॉमी का वो भी बहुत ही ख़राब अवस्था में है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। इसीलिए वहाँ पर रेलवे का उतना दरकार भी नहीं है क्योंकि आदमी भी कम है, और वहाँ बनाना भी एक तरह से नामुमकिन है क्योंकि वहाँ का टोपोग्राफी कहीं बहुत ऊँचा कहीं बहुत नीचा इस तरह से बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से हमने देखा, इससे और भी क्वेश्चन आ सकता है। रेलवे पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टेप्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। रेलवे में पहले से क्या सब ऐसा चीज़ है जो मॉडर्नाइज हुआ है, यानी पहले से उसको बेटर किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेलवे सबसे बड़ा काम जो कर रहा है कि जो हमने 3 गॉज समझाया था, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज, तो उस तीनों को भी एक कर रहा है। एक करने से लाभ क्या है, मतलब पूरा कोई यूनिगेज सिस्टम यानी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ब्रॉड गेज कन्वर्ट एक जैसा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, आसानी से यहाँ पर गवर्नमेंट को भी आसानी होगी और पब्लिक को भी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि यदि पहले कोई आदमी बिहार जाता था तो पहले इसको यहाँ से ब्रॉड गेज से जाना है, फिर उसके बाद जब वो रूरल एरिया में जाएगा तो वहाँ पर उसको नैरो गेज का ये मीटर गेज वाला पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ सारा सामान उसको उतार करके फिर उस ट्रेन पर डालना पड़ेगा। बहुत सारा सामान जो टूटेगा फूटेगा छूटेगा। तो अगर एक ही हो जाएगा पूरा ब्रॉड गेज है तो फिर सामान उतार कर दूसरा ट्रेन में डालने का दरकार नहीं होगा और सीधा अपने यानी डेस्टिनेशन तक वो आदमी बिना किसी यानी परेशानी के पहुँच सकता है। दूसरा है कि पहले जो डीजल इंजन होता था, कोल इंजन होता था, उसको अभी इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है मॉडर्नाइजेशन का। तीसरा है कि आजकल फास्ट रनिंग ट्रैक्स बनाया जा रहा है, यानी ट्रेन का स्पीड फास्ट हो, ट्रेन टाइम से चले, टाइमली पहुँचे। ये सबसे बड़ा समस्या रहता है रेलवे का। तो इसके लिए फास्ट रनिंग ट्रैक्स जो है वो बनाया जा रहा है और फास्ट रनिंग ट्रेन भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये सब जो एक्सप्रेस है वो काफ़ी यानी फास्ट एक्सप्रेस है। तो ये है रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का उपाय। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि रेलवे और रोडवेज को कभी कभी कंपेयर कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि रोडवेज, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोडवेज ओवर द रेलवेज। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे। तो मैं देखता हूँ रोड और रेलवे को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। रोड्स रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एज़ कम्पेयर टू द रेलवे। रेलवे में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, रोड में कम लगता है। दूसरा कह सकते हैं कि रेलवे हर जगह नहीं बनाया जा सकता,
रोड कहीं भी बना सकते हैं, चाहे हिली एरियाज हो वहाँ पर रोड बन जाएगा। तीसरा अपन कर सकते हैं यहाँ पर कि ये रेलवे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि रोडवेज डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये 3 मेजर एडवांटेज है रोड का रेलवे के ऊपर। तो ये अभी हम रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन डील कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको रोड से कंपेयर कर दिया। हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन में कि रेलवे आमतौर पर रेलवे को इस बार हम एयरवे से कंपेयर कर रहे हैं। तो वाई इज़ द रेलवेज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कंपेरिजन टू एयरवेज। एयरवेज से इम्पोर्टेंट क्यों है? तो रेलवे और एयरवेज को, रेलवे को जैसे मैंने रोड से कंपेयर किया, इस बार मैं रेलवे को एयरवेज से कंपेयर कर रहा हूँ। तो रेलवेज को पहला कंपेरिजन होगा कि रेलवे जो है वो सस्ता है, एयरवेज महंगा है। पहला, रेलवेज आर चीपर देन एयरवेज। दूसरा कह सकते हैं कि रेलवे बल्कि एंड हैवी मटेरियल को भी कैरी कर सकता है, एयरवेज इसे कैरी नहीं कर सकता। तीसरा है यहाँ पर कि ये रेलवेज होता है वो हर छोटे से छोटे यानी टाउन को भी कनेक्ट करता है, टाउन को, सिटीज़ को, विलेजेस को कनेक्ट करता है, एयरवेज नहीं करता। एयरपोर्ट जो होता है वो यानी स्टेट में 2-4 होता है और पूरा जो लोग होते हैं वहीं पर आते हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो रेलवे से बहुत कम है। तो ये 3 यहाँ पर हमने देखा कि वाई रेलवे इज़ बेटर देन एयरवेज। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रेलवे के से रिलेटेड चलो एक और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। ये रेलवे के ऊपर आखिरी क्वेश्चन है और रेलवे ये कहता है कि रेलवे को कितने जोन्स में बांटा गया है। वैसे तो रेलवे को आमतौर पर यानी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर वो 12 जोन में इसको बांट दिया गया है और इसके कुछ जोन्स का नाम हम यहाँ पर करते हैं। रेलवे को आमतौर पर 16 जोन, नॉट 12, 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से कुछ जोन्स का नाम मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। जैसे कह सकते हैं सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर जो है हमारा एयरवेज। एयरवेज का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, पहले हम इसके एडवांटेज को डिस्क्राइब करते हैं। ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जितने भी तरह का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एयरवेज सबसे फास्टेस्ट है। बहुत जल्दी अगर कहीं पर पहुंचना है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है ख़ास तौर पर जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं पर अर्थक्वेक आ जाए, तो हम एयरवेज के थ्रू वहाँ पर लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, वहाँ के लोगों के जान को बचा सकते हैं। तीसरा होता है कि ये ख़ासतौर पर हिली एरियाज़ में भी काम कर सकता है। इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। जो एरोप्लेन है उसके लिए चाहे पहाड़ हो या समुद्र हो, रिवर हो, कोई भी चीज़ का बैरियर इसके सामने नहीं ठहरता और ये हर एरिया में कारगर होता है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज को देखें तो इसका पहला डिसएडवांटेज है ये बहुत ही कॉस्टली होता है। यानी ये अभी भी एयरवेज इतना कॉस्टली है कि कॉमन आदमी एयरप्लेन को वो यानी एयरप्लेन पर नहीं चढ़ सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। दूसरा जिसका डिसएडवांटेज है कि ये हैवी एंड बल्कि गुड्स को कैरी नहीं कर सकता। और तीसरा है कि ये बैड वेदर में काम नहीं करता। कभी कभी आंधी तूफान वर्षा होता है तो वहाँ पर एयरवेज जो है वो काम नहीं करता है और फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो ये था यहाँ पर इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, तो इंडिया में वैसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, मैं कुछ फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम यहाँ पर सिर्फ कह रहा हूँ। पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। तीसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। और चौथा है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। तो ये मैंने कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई चारों मेट्रो का जो चार है मेन वो उसका नाम मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं बट दीज आर फेमस एंड इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद हमारा आखिरी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है वाटरवेज का सिस्टम। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि वाटरवेज का हमारा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज ये है कि वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये बहुत ही सस्ता होता है, इसमें कोई रोड कंस्ट्रक्शन का दरकार नहीं पड़ता।
तो बनाने में भी आसान है और इसको मेंटेन करने में भी आसान है, आसानी से इसका ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है। इसका दूसरा एडवांटेज है कि ये लार्ज एंड बल्की गुड्स को भी कैरी कर सकता है। और तीसरा है कि इको फ्रेंडली है, फ्यूल इफिशिएंट भी है। तो इसका 4 पॉइंट हो गया। पहला हो गया चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया कैन कैरी लार्ज एंड बल्की गुड्स, तीसरा हो गया इको फ्रेंडली, चौथा फ्यूल इफिशिएंट। ये 4। इसका डिसएडवांटेज में भी देखते हैं 2-3 पॉइंट कम से कम। तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दूसरा है कि इट कॉजेज सी सिकनेस, यहाँ पर समुद्र में यात्रा करते करते इंसान वहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाता तो आदमी बीमार पड़ जाता है। और तीसरा होता है कि ये हर जगह काम नहीं करता, खासतौर पर रिवर में का यदि वाटर नहीं है तो काम नहीं करेगा, हर वेदर में हर जगह पर ये काम नहीं भी कर सकता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कुछ नेशनल एयरवेज का नाम, नेशनल वाटरवेज का नाम क्या है और कुछ सी पोर्ट्स का नाम लोग देखते हैं। नेशनल वाटरवेज में हम यहाँ पर 2 नाम तुम्हें बता रहे हैं। और नेशनल वाटरवेज में पहला है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, इसमें भी जैसे हाईवे होता है यहाँ पर वाटरवेज है। इसका नंबर 1 है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, जो यानी गंगा इलाहाबाद से हल्दिया तक जो यानी वाटरवेज है उसका नाम है वाटरवेज नंबर 1। और दूसरा है ब्रह्मपुत्रा रिवर में बिटवीन साडिया एंड डुबरी के बीच में, उसका नाम है नेशनल वाटरवे नंबर 2। इसके अलावा कुछ सी पोर्ट्स का नाम देखें, बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं हमारे देश में, बट सम आर फेमस। यहाँ पर मैं कोलकाता सी पोर्ट, दूसरा हल्दिया सी पोर्ट और उड़ीसा का पारादीप, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, तमिलनाडु का चेन्नई, ये सब एयरपोर्ट सी पोर्ट जो है वो काफ़ी फेमस है। अब आखिरी चीज़ यहाँ पर देखना है हमें कि आखिर सी पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या एडवांटेज है। सी पोर्ट जो होता है वो आमतौर पर ट्रेड का मेन सोर्स होता है। कोई भी ट्रेड बिजनेस व्यापार अगर करना होता है तो इंसान को क्या करना होता है, यहाँ पर इसी यानी सी पोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। दूसरा है ये हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने में हमारी मदद करता है और फॉरेन एक्सचेंज में हमारी मदद करता है। ये फॉरेन एक्सचेंज लाता है, दूसरा देश में अगर कोई सामान भेजेंगे तो वहाँ से क्या, वहाँ का पैसा हमारे देश में आएगा, जितना दूसरे देश का पैसा हमारे देश में आएगा हमारा देश उतना अमीर होगा। और तीसरा है कि मेजर जो पोर्ट्स है इंडिया का वो आमतौर पर 15,000 कार्गो वेसल्स पर एनम को हैंडल करता है। तो बहुत ही बड़ा ये एक तरह से मीन्स है, साधन है आमतौर पर बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला हमने देखा कि ये सोर्स ऑफ ट्रेड होता है, दूसरा हमने देखा कि इकोनॉमी में हेल्प करता है, तीसरा ये फॉरेन एक्सचेंज देता है और 15,000 से कार्गो वेसल जो है वो पर एनम यानी इंडिया का जो ट्रेड से, इंडिया का जो सी पोर्ट्स है वो हैंडल करता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को के हर एक पार्ट को जो से एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। और इस तरह से ये दोनों जो पार्ट हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरी तरह से अगर तुम तैयार कर लेते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम में 10 आउट ऑफ 10 नंबर लेना यहाँ से बहुत आसान होता है। तो इस तरह से आज का ये जो मेरा ये वीडियो है यहीं पर ख़त्म होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।